दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ईटी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में। जैसा कि आप लोगों से हमारी बात कंटिन्यू हो रही है पिछले कुछ सप्ताह से, तो उसी क्रम में हम लोगों ने पूरे साइंस का, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सबका डिटेल्ड सिलेबस देखा। फिर बच्चों का क्यूरी आने लगा कि सर अब कुछ पढ़ाइए, तो इसी क्रम में मैं छोटा सा टॉपिक एसिड, बेस और साल्ट, लेकिन एसिड और बेस का ये भी पूरा टॉपिक नहीं है, उसके कुछ पोर्शन को मैं आज आपके सामने लाना चाहता हूं और आप देखेंगे कि इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं। जैसे कि पहले हम लोग इस एसिड और बेस के डिफिनीशन की बात करेंगे। तो एसिड का डेफिनीशन हम लोग सीधा सीधा ये पढ़ लेते हैं कि जो स्वाद में खट्टा होता है वो एसिड होता है, विच इज सावर इन टेस्ट, और जो स्वाद में कड़वा होता है वो बेस होता है। लेकिन ये डिफिनीशन सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होता है। एसिड और बेस को लेके अर्हेनियस साहब का कुछ अलग डिफिनीशन है, लॉडी साहब का कुछ अलग डिफिनीशन है और लेविस साहब का कुछ अलग डिफिनीशन है। और इन डिफिनीशन से, इन सारी परिभाषाओं से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे सपोज ऐसा पूछ लिया कि अर्हेनियस के अनुसार एसिड होते हैं और नीचे 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। तो इस तरह का जो भी कंफ्यूजिंग डिफिनीशंस हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उन डिफिनीशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एसिड बेस इंडिकेटर, यानी कि एसिड बेस का सूचक। ऐसे सभी जानते हैं कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और बेस स्वाद में कड़वे होते हैं। तो अगर हमको ये पता लगाना है कि कोई भी पदार्थ वेदर इट इज एसिड और वेदर इट इज बेस, क्या ये एसिड है, अम्ल है, क्या ये क्षार है, अगर ये हमको पता लगाना है तो हम उसको टेस्ट करके हर बार नहीं पता लगा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस मौजूद हैं जो कि हमको सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है या ये बेस है। उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। अब ये जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। कुछ तो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हमारे वातावरण में पाए जाते हैं जिसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिसको कि सिंथेसाइज्ड, केमिकली सिंथेसाइज्ड किया जाता है, लेबोरेटरी में जिसको संश्लेषित किया जाता है। आप उसको मानव निर्मित या मैनमेड इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। और सबों में किस तरह से, जैसे आप लिटमस के बारे में, एसिड बेस इंडिकेटर में सबसे फेमस एसिड बेस इंडिकेटर है लिटमस, जो कि एक प्राकृतिक या नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है ना। आप सबों ने अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में इस लिटमस पेपर का तो इस्तेमाल भी किया था। तो वहां पर जो है सो एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर कैसा कलर देता है, बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर कैसा कलर देता है, उसी तरह से जो सिंथेटिक हमारे एसिड बेस इंडिकेटर है जिसमें कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन, इन दोनों का नाम सबसे आगे है और सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर लिटमस के बारे में पूछा तो मोस्ट ऑफ द क्या ऑल स्टूडेंट्स लिटमस के बारे में जानते हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में वो ब्लू कलर देता है। लेकिन वहीं अगर प्रश्न पूछ लिया जाए मिथाइल ऑरेंज से कि वो एसिडिक सॉल्यूशन में किस तरह का कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में किस तरह का कलर देता है, तो यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा एक और इंडिकेटर, ये तो कलर इंडिकेटर की बात हो गई कि ये किस तरह का रंग देके सूचित करता है कि ये एसिड है या बेस है। लेकिन एक और इंडिकेटर है जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर गंध में परिवर्तन, यानी कि जो हमारा स्मेल है, स्मेल में चेंज करके बताता है कि वेदर इट इज एसिड और वेदर इट इज बेस। एसिडिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल किसी और तरह का होता है और बेसिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल किसी और तरह का होता है। आइए थोड़ा मैं इसको अगर आपको एक चार्ट से समझा दूं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जैसे एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर यानी कि एसिड बेस सूचक, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि कलर इंडिकेटर, है ना, यानी कि जो रंग में परिवर्तन करके इंडिकेट करे कि ये एसिड है या बेस है। और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं जो गंध में परिवर्तन करके हमको बताता है एसिड और बेस है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखिए इस ऑल्फैक्टरी वर्ड से
आपको पता होगा, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे कि हमारे नाक से स्मेल का जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक जो नर्व ले जाता है, उस नर्व को हम लोग ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं। तो जहां भी ये वर्ड आए ऑल्फैक्टरी, तो आपको समझ लेना है कि समथिंग रिलेटेड विथ स्मेल, यानी कि कुछ ऐसी चीज की बात हो रही है जो कि सुगंध से संबंधित है, गंध से संबंधित है। अब इस कलर इंडिकेटर को भी हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है, नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक या मैनमेड इंडिकेटर, है ना, सिंथेटिक या मैनमेड इंडिकेटर, जिसको कि हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। आप अक्सर प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन नेचुरल इंडिकेटर है या कौन नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सिंथेटिक इंडिकेटर का एक उदाहरण है। वहीं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का आप उदाहरण देखिएगा तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में जैसे कि ओनियन, प्याज है ना, ऑनियन एक बहुत ही अच्छा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। एसिडिक सॉल्यूशन में प्याज का गंध, आप सबों ने रेस्टोरेंट में सिरके वाला प्याज खाया होगा, तो सिरका इज नथिंग बट वो एसिटिक एसिड है। तो एसिड में जब प्याज रहता है तो आप देखिएगा कि प्याज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स गंध है, स्मेल है, वो स्मेल आपको सिरके वाले प्याज में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सूचित करता है कि प्याज जिस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है वो सॉल्यूशन एसिडिक है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में प्याज अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसका स्मेल है वही स्मेल शो करता है। तो स्मेल में चेंज करके जो भी इंडिकेटर बताते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और इन सारे पॉइंट्स से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लोग एक पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, मेरी एक गुजारिश आप लोगों से है कि जब भी आप मेरे क्लास को देखें तो एटलीस्ट एक पेज और पेन लेके बैठे। बहुत सारी बातें मैं इस तरह से बता जाता हूं आपको, जिसको कि अगर आप नोट करते चलेंगे तो वो आपको काफ़ी आने वाले अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अम्ल के डिफिनीशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला अम्ल का हमारा डिफिनीशन है कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड्स जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। सभी कोई जानता है कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा जो दूसरा डिफिनीशन है, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें निकल रही हैं। एसिड्स का दूसरा डिफिनीशन अर्हेनियस महोदय ने दिया था, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देखिए, आपसे पूछा जाता है कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है या अर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या है। तो अर्हेनियस साहब ने अम्ल के बारे में जो कहा था, उन्होंने कहा था कि एसिड गिव्स हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन, है ना, H+ या H3O+। ठीक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हाइड्रोजन और एक्चुअली हाइड्रोजन आयन जब भी जल में रिलीज होता है H+ आयन, तो यह अकेले नहीं रह पाता है, ये वाटर के जल के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, यहाँ पर एक बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और इस तरह से ये H3O+ हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो एसिड्स जल में, एसिड गिव्स हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि जलीय विलयन। ये डिफिनीशन अर्हेनियस साहब ने दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि अर्हेनियस के अनुसार एसिड क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि वो सारे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। ये अर्हेनियस साहब ने कहा था। अम्ल जल में घुलकर या जलीय विलयन में हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं, अर्हेनियस के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं लॉरी साहब का डिफिनीशन, कि लॉरी साहब ने अम्ल के बारे में क्या कहा है। लॉरी साहब का कहना है अम्ल के बारे में कि एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स, यानी कि एसिड जो होते हैं उनमें प्रोटोन प्रदान करने की क्षमता। देखिए, हाइड्रोजन आयन का क्या मतलब, अर्हेनियस साहब की बातों को ही घुमा फिरा करके इन्होंने दूसरे लैंग्वेज में कह दिया है। आप अगर हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे तो आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और उस न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर खींचिए तो आप देखिएगा कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसमें सिंगल 1 प्रोटॉन है ना, और इस न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है।
ये एटम, आप ये भी जानते होंगे कि कोई भी एटम या परमाणु अपनी सामान्य अवस्था में उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल क्यों होता है, उदासीन क्यों होता है? क्योंकि किसी भी परमाणु में धन आयन यानी कि प्रोटॉनों की संख्या ऋण आयन, ऋण आवेशित कण यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो नेट चार्ज जो होता है वो परमाणु पर 0 होता है, शून्य होता है। इसीलिए अपनी सामान्य अवस्था में कोई भी परमाणु उदासीन होता है। लेकिन अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां से आप अगर निकाल दीजिए, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहां से हटा देंगे, इस ऑर्बिट से बाहर कर देंगे, तो बचेगा क्या? यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन का नाभिक यानी कि एक सिंगल प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन इसी को बोलते हैं, एक सिंगल प्रोटॉन। तो अर्हेनियस साहब ने कहा कि एसिड वो होते हैं जो जलीय विलयन में या जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो वहीं पे लॉरी साहब ने कहा कि एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं। अब बात आपको समझ में आ रही होगी कि अर्हेनियस साहब को के ही बातों को इन्होंने थोड़ा लैंग्वेज बदल के अपना डिफिनीशन दे दिया कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, यानी कि अम्ल प्रोटॉन प्रदाता होते हैं। लॉरी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉरी के अनुसार अम्ल क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि लॉरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन प्रदाता होते हैं, यानी कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। वहीं आइए बात करते हैं लेविस साहब के बारे में कि लेविस साहब ने अम्ल के बारे में क्या कहा है। तो लेविस साहब ने कहा, देखिए अब एक सिंगल प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन है, वो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को या ऋण आवेशित कण को देखेगा तो वो चाहेगा कि हम उसको ग्रहण कर ले, क्योंकि धनायन, धनावेशित कण और ऋण आवेशित कण, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के बीच आकर्षण बल लगता है। आप फिजिक्स में जानते हैं, कूलॉम्स लॉ ये कहता है ना। तो अगर सिंगल प्रोटॉन है या हाइड्रोजन आयन है, धन आवेशित वो पार्टिकल है, तो जब भी उसको ऋण आवेशित पार्टिकल कण यानी कि इलेक्ट्रॉन उसको दिया जाएगा तो वो उसको आसानी से ग्रहण कर लेगा। बस इसी बात को पकड़ के लेविस महोदय ने कहा कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि एसिड क्या होते हैं? तो एसिड यानी कि अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। अब अगर प्रोटॉन देने की क्षमता होगी तो जाहिर सी बात है कि उनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की भी क्षमता होगी, है ना। तो इसी बात को पकड़ के लेविस साहब ने कहा कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये तीनों डिफिनीशन आपको एकदम याद रखना है, क्योंकि इन तीनों डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर अर्हेनियस, लॉरी और लेविस साहब में कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वो हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। लॉरी के अनुसार अम्ल वो हैं जो कि प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, यानी कि जिनमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। वहीं लेविस साहब के अनुसार अम्ल वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। अब इसी डिफिनीशन को आप बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो बेस वाला डिफिनीशन हम लोग आगे देखते हैं। क्षार, हम सभी जानते हैं कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बेसेस आर बीटर इन टेस्ट। तो इस पॉइंट पर मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आऊंगा दूसरे पॉइंट पर। अब फिर बेस के बारे में, क्षार के बारे में अर्हेनियस साहब ने क्या कहा। अम्ल के बारे में उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे, हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन दे। तो वहीं अर्हेनियस साहब ने क्षार के बारे में कहा कि जो हाइड्रोक्साइड, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दे OH माइनस, है ना। बेसेस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि क्षार जलीय विलयन में या जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वहां पर आप देखे थे कि एसिड में लॉरी साहब ने कहा था कि एसिड प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, यानी कि प्रोटॉन प्रदान करते हैं। तो यहां पर क्षार के बारे में लॉरी साहब कहेंगे कि बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, है ना। ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और आपने देखा होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन निगेटिव आयन है, तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेप्ट करेगा, उसको ग्रहण करना चाहेगा, है ना। तो लॉरी साहब ने बेस के बारे में कहा कि बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। लॉरी महोदय का ये कहना है क्षार प्रोटॉन ग्रहण करते हैं या क्षारों में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, लॉरी साहब के अनुसार।
फिर तीसरा डिफिनीशन लेवी साहब क्या कहेंगे, तो लेवी साहब बस उसको पलट दीजिए, वहां पर प्रोटॉन डोनर था तो यहां पे प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, तो वहां पर याद कीजिए एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे, तो बेसेस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। तो लेवी साहब ने कहा कि बेसेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, यानी कि क्षार इलेक्ट्रॉन प्रदाता होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता उनमें होती है लेविस के अनुसार। एसिड और बेस के इस डिफिनीशन से अक्सर प्रश्न आते हैं और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, तो इन तीनों डिफिनीशंस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में बस इसी से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, पक्का फंसेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इंडिकेटर की बात करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर की, है ना, अम्ल क्षार सूचक की। तो जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अम्ल क्षार सूचक दो तरह के होते हैं, एक ऐसे इंडिकेटर्स जो कि रंग में परिवर्तन करके बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है, और एक ऐसे इंडिकेटर जो गंध में परिवर्तन करके बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो जो रंग में परिवर्तन करके बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उनको हम लोग कहते हैं कलर इंडिकेटर्स, उनको हम लोग कहते हैं कलर इंडिकेटर्स। और ऐसे पदार्थ जो कि गंध में परिवर्तन करके बताएंगे कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, उनको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। जो रंग में परिवर्तन करके बताएंगे उनको हम लोग कहेंगे कलर इंडिकेटर्स, और जो गंध में परिवर्तन करके बताएंगे उनको हम लोग कहेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये जो कलर इंडिकेटर्स हैं ये दो तरह के, कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और कुछ को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड किया जाता है। तो कलर इंडिकेटर्स दो तरह का, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल और सिंथेटिक यानी कि प्राकृतिक और संश्लेषित, प्राकृतिक, है ना, और संश्लेषित, संश्लेषित। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स बनाना थोड़ा टफ टास्क हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि नोट्स अगर इंग्लिश में भी रहे तो उसका एग्जैक्ट मैं हिंदी टर्म बोल दिया करूं। इसीलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया है कि आप जब भी मेरा क्लास या लेक्चर वीडियो देखने के लिए आप बैठे तो अपने साथ एक पेन और एक पेपर लेकर के जरूर बैठे, है ना। तो प्राकृतिक या नेचुरल इंडिकेटर में, नेचुरल कलर इंडिकेटर में कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा, एक लिटमस तो अपना है ही, है ना, दूसरा टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी इज अ वेरी गुड नेचुरल इंडिकेटर। आप देखिएगा कि जब हल्दी आपके कपड़ों पर, आप सब्जी वगैरह या कढ़ी या दाल वगैरह जब खाते हैं तो अगर वो आपके कपड़ों पर गिर गया तो उस समय उसका कलर पीला रहता है, लेकिन जब आप साबुन या सर्फ से उसको साफ कीजिएगा तो साबुन या सर्फ अगर पानी में मिला है तो वो सॉल्यूशन, वो जो विलयन है वो क्षारीय विलयन होता है, ये आपको पता होगा। साबुन का या सर्फ का जो जलीय विलयन है वो क्षारीय विलयन होता है। तो उस क्षारीय विलयन में आप कपड़े के ऊपर जो हल्दी का दाग है उसका कलर देखिएगा कि वो कलर हल्का रेडिश हो जाता है, यानी कि जब तक वो अपना एसिडिक पोजीशन में है तब तक वो येलो कलर देता है, लेकिन क्षारीय यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में वो रेडिश कलर देता है। इस तरह से हल्दी भी कलर इंडिकेट कर, कलर को चेंज करके इंडिकेट करता है कि ये क्षारीय विलयन है या जलीय विलयन है, क्षारीय विलयन है या अम्लीय विलयन है, एसिडिक सॉल्यूशन है ना। साबुन का जो विलयन है जल में या सर्फ का विलयन है जो जल में वो क्षारीय विलयन है, ये इंडिकेट करता है टर्मरिक कलर चेंज करके। इसी तरह से जो तीसरा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर इंडिकेटर नेचुरली अकरिंग है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, वो है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज मतलब लाल पत्ता गोभी, है ना, कैबेज का मतलब आपका पत्ता गोभी, बंदा गोभी, और एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब कि जब आप उसको पीस के उससे जो रस निकालते हैं उसी को हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट। तो ये तीनों याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है, और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज और एक फेनोफ्थेलिन दे देगा या मिथाइल ऑरेंज दे देगा, है ना। तो इन तीनों को याद रखिएगा, लिटमस, टर्मरिक मतलब हल्दी, और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, है ना, ये तीनों आपके नेचुरल कलर इंडिकेटर हैं। कौन कौन सा कलर किस तरह का कलर देता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी बस आप टाइप में, एग्जांपल्स में याद रखिए, नेचुरल कलर इंडिकेटर के 3 एग्जांपल, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट।
बात करेंगे हम लोग सिंथेटिक या संश्लेषित इंडिकेटर की, तो यहां पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर हैं। एक तो आपका मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फेनोफ्थलीन, है ना। मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन ये दोनों महत्वपूर्ण सिंथेटिक कलर इंडिकेटर है, संश्लेषित रंग परिवर्तन करके सूचना देते हैं। इनको भी आप याद रखेंगे। अभी हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि जो गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं कि एसिड है या बेस है, उसमें कौन कौन है। तो पहले भी हम लोगों ने बात किया, सबसे पहला तो ओनियन है, प्याज, है ना। इसके अलावा क्लोव ऑयल, क्लोव का मतलब लौंग, इलायची लौंग, वही वाला लौंग। तो लौंग का जो तेल है, क्लोव ऑयल है, वो क्लोव ऑयल इज अ वेरी गुड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसी तरह से वेनिला एसेंस, एसेंस का मतलब होता है सुगंध, है ना। और वेनिला तो आप जानते हैं आइसक्रीम का फ्लेवर है। तो वेनिला का सुगंध भी एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ अलग तरह का उसका स्मेल होता है और बेसिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल कुछ अलग तरह का होता है। तो स्मेल में चेंज करके वेनिला भी बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो ये तीन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी आप याद रखेंगे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किन्हें कहते हैं, और नीचे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि जो रंग में परिवर्तन करके एसिड और बेस की सूचना दे, जो गंध में परिवर्तन करके एसिड और बेस की सूचना दे, जो स्वाद में परिवर्तन करके एसिड और बेस की सूचना दे। तो इसलिए इस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को भूलेंगे नहीं, है ना। ये यहां से आपके प्रश्न आएंगे। अब हम लोग तीन कलर इंडिकेटर्स जो कि स्कूल कॉलेज में भी इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री क्लास के लेबोरेटरी में, उन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देते हैं, है ना। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिटमस। वो तीन इंपॉर्टेंट कौन कौन है तो मैं बता दूं। एक तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर यानी कि ये लिटमस, ठीक है। और दूसरा हमारा ये जो दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन, ये तो इन तीनों के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। इसको मैंने नोट करके एक अलग पॉइंट में रखा है, तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो लिटमस के बारे में बात करें तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस किस तरह का इंडिकेटर है, किस तरह का सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक है ना। विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन, जो कि प्राप्त कहां से किया जाता है, यह प्रश्न है आपके एग्जाम का कि लिटमस को कहां से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस को हम लोग लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लिटमस को कहां से प्राप्त करते हैं, तो लिटमस को हम लोग लाइकेन से। याद रखिएगा यह प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिटमस को कहां से प्राप्त किया जाता है या किससे प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और इस लाइकेन शब्द आने से आपके दिमाग में एक दो बातें और आ रही होंगी कि सर ये लाइकेन, ये तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। ये प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। और किसके किसके बीच, तो फंगस और एल्गी के बीच, फंगस और एल्गी के बीच, है ना। यानी कि कवक और शैवाल के बीच के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जब भी आप स्टडी करिए तो चीजों को जोड़िए। अगर कोई टर्म आपके सामने आया है तो आप देखिए कि क्या इस टर्म के बारे में हमने कभी पहले भी पढ़ा है या इस टर्म से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की, तो हमने कहा कि आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे ऑल्फैक्टरी नर्व्स, वो नर्व्स जो नाक से स्मेल का इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक ले जाता है। तो इस तरह से जब चीजों को आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपका कवरेज जो सिलेबस है वो थोड़ा जल्दी कवर भी होगा, और लिंक करके चीजों को पढ़ने से वो इंफॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, हम जल्दी उसको भूलते नहीं है, ठीक है। तो पहली बात कि लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, जिसको कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बात कि इट इज पर्पल इन कलर। किस कलर का होता है, पर्पल इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन तीन तरह के हो सकते हैं, या तो एसिडिक, नहीं तो बेसिक, और नहीं तो न्यूट्रल, है ना। तो हम ऐसा तो लिटमस के बारे में हम लोग जानते हैं कि लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि न्यूट्रल यानी कि उदासीन अवस्था में लिटमस किस कलर का होता है,
तो यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि उदासीन अवस्था में न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस का कलर कैसा होगा, तो पर्पल यानी कि बैंगनी, पर्पल कलर होगा। वहीं रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस का कलर कैसा होगा, रेड, सभी बच्चे जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन, माफ कीजिए यहां एसिडिक लिखा गया है, यह होगा बेसिक सॉल्यूशन। ब्लू कलर किस सॉल्यूशन में, तो बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस ब्लू कलर देगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका लिटमस। इसमें रेड और ब्लू कलर सबको पता है, सबको पता है। आपको ध्यान ये रखना है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस कैसा कलर देता है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस का कलर पर्पल होता है। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि लिटमस को ऑब्टेन कहां से किया जाता है, प्राप्त कहां से किया जाता है, तो लिटमस को हम लोग लाइकेन से प्राप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो दो हमारे सिंथेटिक कलर इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे फेनोल्फथलीन के बारे में। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड या पिंक, है ना। रेड और पिंक लगभग एक ही कलर है, लाल या गुलाबी, ठीक है। तो किस सॉल्यूशन में, तो इन एसिडिक सॉल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में किस तरह का, अम्लीय विलयन में किस तरह का कलर देता है, तो रेड या पिंक कलर देता है ना। वहीं बेसिक सॉल्यूशन में किस तरह का कलर देता है, तो टर्न्स येलो, टर्न्स येलो किस सॉल्यूशन में, तो इन बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आएंगे, लिटमस वाले से अधिकांश बच्चे कर ले जाते हैं। तो लिटमस वाला प्रश्न अगर आया और आप बना के बहुत खुश हो रहे हैं कि मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो वो ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने ही नहीं, उसको सभी बच्चों ने बनाया है। जब मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन से प्रश्न आएंगे तब बना के अगर आप खुश होइएगा तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में किस कलर का, कौन सा कलर देता है, तो रेड या पिंक। वहीं बेसिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज किस तरह का कलर देता है, येलो। तीसरी बात कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज की कौन सा कलर देता है, तो इट रिमेन्स ऑरेंज इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, है ना। न्यूट्रल सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में नाम ही मिथाइल ऑरेंज है, तो वहीं से आप पकड़ लीजिएगा कि मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल कंडीशन में कौन सा कलर देगा, ऑरेंज। एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देगा, तो लिटमस की तरह रेड या पिंक, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देगा, येलो। अब हम लोग बात करते हैं फेनोल्फथलीन के बारे में। तो फेनोल्फथलीन न्यूट्रल कंडीशन में कलरलेस होता है। न्यूट्रल कंडीशन में फेनोल्फथलीन को देखिएगा तो वो वाटर की तरह ही कलरलेस होता है, और जब उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है, यानी कि उसके कलर में कोई बदलाव नहीं होता है। इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि फेनोल्फथलीन रिमेन्स कलरलेस, है ना। फेनोल्फथलीन कलरलेस ही रहता है, बिना किसी रंग के रहता है। किस सॉल्यूशन में, तो इन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि फेनोल्फथलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेनोल्फथलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है, और 3 कलर के नाम दे दिए जाएंगे, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से क्यों कोई नहीं, क्योंकि फेनोल्फथलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। वहीं ये बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है, तो टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जो क्षारीय विलयन है उसमें फेनोल्फथलीन कौन सा कलर देता है, तो पिंक कलर देता है, ठीक है। तो आज ये बहुत छोटा सा वीडियो मैं लेके आया हूं, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि आप बच्चों को बड़ा वीडियो देखने में थोड़ी सी परेशानी भी होती है। तो इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और जिससे अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप देखिएगा अभी जितनी बातों को हमने डिस्कस किया, आप देखिएगा किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके फंसेंगे, खास करके वो तीनों डिफिनीशन एसिड और बेस के, अर्हेनियस, लॉडी और लेविस का तीनों डिफिनीशन, और यहाँ पे इंडिकेटर में कौन सा कलर देता है, और लिटमस के बारे में कि लिटमस को ऑब्टेन कहां से किया जाता है। इनसे आपके प्रश्न पक्का रहेंगे। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, फिर इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मिलता हूं कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और ईटी एकेडमी को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।